लगातार छात्रों को कैंपस से निकाले जाने का दौर जारी है। कभी जेएनयू, कभी आईएमसी, तो कभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी। रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को खुदकुशी की थी। 1 साल होने वाला है, लेकिन हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। मेरे साथ कन्हैया हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये फांसीवाद का दौर है, खासकर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में और संस्थानों में, वो कितना ज़्यादा उग्र होता जा रहा है, कितना ज़्यादा फांसीवाद का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। कन्हैया, पहले रोहित वेमुला 1 साल होने वाला है। 17 जनवरी को उनकी संस्थानिक हत्या हुई। जेएनयू का मामला है, वहाँ बहुत सारे छात्रों को निकाला गया। अब आईएमसी में एक छात्र को निकाल दिया गया है। क्या लगता है मोदी सरकार का दरअसल एजेंडा क्या है? एमएचआरडी का कोई अपना एजेंडा है, या वो भगवाबाद की बात होती थी उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन छात्रों को निकाल दीजिए, ये किस तरह का एजेंडा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रोहित वेमुला की हत्या हुई है, संस्थानिक हत्या हुई है। हम उसको खुदकुशी नहीं मानते हैं। और ये जो पूरा का पूरा एक प्रकरण हम देख रहे हैं पिछले 2.5 सालों से, इससे पहले भी सरकार जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे हमला करती थी। लेकिन अंतर क्या होता था? अंतर ये होता था कि सरकार निजीकरण करना चाहती थी, इस तरह की नीतियाँ लाती थी जिसमें एजुकेशन बजट को कम किया जाए, लेकिन कैंपस के अंदर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जो एकेडमिक फ्रीडम था, उस पे अटैक नहीं होता था। और एक कहते हैं कि कैंपस के अंदर आप जिस भी आइडियोलॉजी को मानना चाहते हैं आप मानिए। एक आइडियोलॉजिकल जो है अटैक कि आपको खास विचारधारा ही मानना पड़ेगा, ये सिचुएशन नहीं था पहले और आज में ये फ़र्क है। और आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में लगातार, ये कोई पहली घटना नहीं है कि जेएनयू में 9 लोगों को निकाल दिया गया। अभी रोहिन को फेसबुक पोस्ट लिखने के चलते आईएमसी से निकाल दिया गया है। जहाँ तक संस्थानिक हत्या का सवाल है, आप देखिए कि जिसा के साथ जो घटना घटी है, अभी हाल की घटना है कि एक सेल्फ फिनेंशियल कॉलेज में जिष्णु नाम के एक लड़के की खुदकुशी करने की बात आ रही है। तो आखिर पूरे देश के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? और ये जो सवाल है कि क्यों आप एक ख़ास विचारधारा विद्यार्थियों के ऊपर थोपना चाहते हैं? क्यों ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए ख़तरनाक है? पहली बात, विश्वविद्यालय का काम है समाज के बारे में पढ़ना और पढ़ाना, और समाज के अंदर जितने भी स्थापित सत्य हैं, अगर उस पर हम एक आलोचनात्मक नज़रिया नहीं रखते हैं, तो विश्वविद्यालय होने का मतलब क्या है? अगर आप पर्सनैलिटी को डेवलप ना करें, प्रोग्रेसिव थॉट को डेवलप ना करें और चीज़ों को क्वेश्चन करने की शक्ति अगर आपके अंदर नहीं हो, तो आप किस तरीके के विद्यार्थी तैयार करना चाहते हैं? किस तरीके का शिक्षा लोगों को आप देना चाहते हैं? मतलब बिल्कुल साफ है कि लोगों को सोचने समझने वाला, खास करके जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनका एजेंडा है भगवाकरण का शिक्षण संस्थानों का, वो ऐसे विद्यार्थी बनाना चाहते हैं जो सवाल ना करें, जो उनकी विचारधारा है उसको चुपचाप वो मान लें। मतलब उनको पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए, उनको यस मैन चाहिए कि वो जो कहें वो उसको मान लें। और आप देखें कि एक बड़ी खतरनाक सी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि ये सरकार जो है वो थेथर भी है, सही शब्द है अगर हम थोड़ा देहाती शब्द का इस्तेमाल करें तो। पहले क्या होता था कि विद्यार्थी के ऊपर अगर कहीं सस्पेंशन हुआ है, किसी तरीके का अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, अगर ये इस कार्रवाई को करने में कोई गलती है, तो उस गलती पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना रुख नरम करती थी और बैक होती थी। लेकिन इस सरकार का जो बरद हस्त हैं, उन लोगों का व्यवहार देखिए। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या होती है और अप्पा राव के ऊपर जो इतने चार्जेस लगे हुए हैं, उसको बेस्ट शिक्षक का अवार्ड दिया जाता है। जेएनयू कैंपस के अंदर देखिए, लोगों को बिना इंक्वायरी के जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। जबकि नजीब के मामले में जब एबीवीपी के लोगों ने नजीब की पिटाई की है, तो उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये साफ साफ दिखता है कि समाज के अंदर एक आइडियोलॉजिकल लाइन खींचा जा रहा है। तो जो आप कहते हैं कि फांसीवादी हमला, मैं समझता हूँ कि सिर्फ फांसीवादी हमला नहीं है, ये फांसीवाद और जातिवाद का मिक्स है जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। कन्हैया, एक बात, जब दूसरी सरकारें होती हैं तो किसी तरह का कोई बदइंतजामी हो या किसी तरह का कोई एजेंडा थोपने की बात हो तो सब लोग विरोध करते हैं, लेकिन इस सरकार में आप देखिए तो पूरा देश कास्ट सिस्टम और रिलीजन सिस्टम पे एकदम बटा सा नजर आ रहा है। जो उनके मास वोटर है, जो केंद्र की सरकार है या जो मोदी जी की सरकार है, उनको खतरा ही नहीं। उनको पता है कि जो उनका वोटर है वो हर मामले पर उनके साथ है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देश में कास्टिज्म को लेकर जब एक बात खत्म हो गई थी, वो रोहित की खुदकुशी के बाद से उस पर तगड़े तरीके से बात हो रही है, जोरदार तरीके से बात हो रही है, और देश दो खेमा में आपको बढ़ता दिख रहा है। देखिए, देश जो है उसमें एक आइडियोलॉजिकल वॉर छिड़ा हुआ है और बिल्कुल
दो लोगों के बीच में एक स्पष्ट लड़ाई दिख रही है। एक जो अन्याय के साथ खड़े हैं, दूसरा जो मार्जिनाइज्ड लोगों के, ऑप्रेस्ड लोगों के न्याय की मांग कर रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट में घटनाएं घटी हैं, उसमें एक अंतर क्या आया, एक फ़र्क क्या आया जो आप कह रहे हैं कि क्यों इतना जो है कॉन्फिडेंस है सरकार का कि वो कुछ भी कर जाते हैं और उनको जो है कोई असर नहीं पड़ता है, उसकी ऐसी दिक्कत क्यों आई है? हुआ ये है कि जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है, कई सालों में पहले इसको बदनाम किया गया है कि सरकारी स्कूल ख़राब होते हैं, सरकारी विद्यालय ख़राब होते हैं, सरकारी विश्वविद्यालय ख़राब हुए हैं, और लोगों के कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं ये बात बिठा दी गई है कि विद्यार्थी जो है वो पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ हंगामा करते हैं। उनको क्या किया गया है कि समाज के जो मुख्य धारा के लोग हैं उनसे काट दिया गया है, और लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि बस हम अपना पीएचडी ख़त्म करेंगे, अपना इंजीनियरिंग ख़त्म करेंगे और हमको रोज़गार मिल जाएगी, जबकि वास्तविक स्थिति समाज में ये है नहीं। आप ये देख लीजिए कि देश के अंदर लाखों इंजीनियर बनते हैं, नहीं, मैं छात्र राजनीति पे तो आऊँगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कोई भी डर जो सरकार होती है वो वोट के डर से डरती है। इस सरकार के साथ ये प्लस पॉइंट तो है कि जो उसका जो कास्ट वाइज वोटर है, जो रिलीजन वाइज वोटर है, मुसलमान का मामला हो तो हिंदू धर्म उसका वोटर है, कास्ट का मामला हो तो अपर कास्ट उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। क्या ये वजह लगता है कि ये सरकार कुछ भी कर रही है और उससे डरती नहीं है, वो अपना कदम पीछे नहीं खींच रही है, क्योंकि उसे लगता है कि एक जो वोटर है, एक जो तबका है, वो उसके साथ है? देखिए, उनका वोट अपना इंटैक्ट तो है, ये एक बात है, क्योंकि सालों में उन्होंने समाज को का सांप्रदायिकरण किया है और जाति व्यवस्था जो है उसका बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन तैयार की है। और साथ ही साथ जो पूर्व की सरकारें रही हैं उनका जो फेलियर रहा है, इन तीन वजह को जो है उन्होंने अपना पॉलिटिकल ग्राउंड बनाया है और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वो समाज के अंदर बना चुके हैं, ये एक बात है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात था जिस पे मैं आने की कोशिश कर रहा था कि कैसे बेरोजगारी इस देश में एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है, कैसे जो है शिक्षण संस्थानों के जो फंड कम किए जा रहे हैं वो मुद्दा नहीं बनता है, कैसे शिक्षण संस्थानों के अंदर जो जातीय उत्पीड़न है धर्म के आधार पर, आप देखिए कि नजीब के ऊपर जो हमला हुआ उस पर एक खामोशी क्यों रही, क्योंकि वो किसी खास धर्म से जुड़ा हुआ है। ये जो माहौल शिक्षण संस्थानों के अंदर खड़ा किया गया, इस माहौल को लेकर के जब तक छात्र और युवा एक मंच पे नहीं आएंगे और अपने सवालों को राजनीतिक सवाल नहीं बनाएंगे, तब तक सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको इनका कोई भय नहीं है। उनको लगता है कि विद्यार्थी हैं, कुछ दिन चिल्लाएंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तो कहाँ जाएंगे, इनके पास कोई राजनीतिक विकल्प तो है नहीं, तो हार पार करके ये हमको ही वोट करेंगे। लेकिन शिक्षक संस्थानों में ये तो एक दिक्कत है कन्हैया कि जो छात्र है वो पार्टी वाइज बटा हुआ है। पहले छात्र संगठन सारे होते थे, एबीपी हो, एनएसयूआई हो, लेफ्ट हो, अगर फी हाई हो रही है तो वो सब विरोध करते थे एक साथ। लेकिन अब हालात एकदम बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। अब ये हालात हो गए हैं कि सरकार का जो भी फैसला हो, एबीपी उसके साथ है, लेफ्ट उसके विरोध में है। तो मैं यही जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सरकार के पास एक वाजिब वजह भी है। उसे लगता है कि जो उसका मास वोटर है वो तो उसके साथ है, और उसमें ये इस देश का गनीमत है कि जो अपर कास्ट है वो इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, कॉलेजेस में ज़्यादा है। जेएनयू एक्सेप्शनल है, जेएनयू में छोड़ दीजिए अगर, तो कि महिलाएं एससी एसटी ओबीसी मिला देंगे तो संख्या ज़्यादा जाती है। लेकिन बाकी मौकों में आईएमसी की बात करें, वहाँ सारे प्रोफेसर्स उसी वर्ग से आते हैं। तो ये भी एक वजह मानते हैं कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो अपने आप को सेफ महसूस कर रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंस्टीट्यूशन है हमारे पास उसको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय किया गया, और वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और ये जो लोग हैं जिनको हम संघी कहते हैं, जिनको हम जातिवादी और सांप्रदायिक कहते हैं, इन लोगों ने अपना पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा किया। ये क्या कर रहे हैं, ये स्कूल से ही, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से ही लोगों को जातिवादी और सांप्रदायिक बनाते हैं, फिर वही लोग चल करके कॉलेज पहुँचते हैं। तो उनको ये कभी नहीं लगता है कि जो पार्टी जो अपने आप को विद्यार्थी का संगठन कहती है वो विद्यार्थियों के सवाल पे नहीं लड़ती है, वो विद्यार्थियों का संगठन कैसे है। मान लीजिए अगर मैं एनएसयूआई का मेंबर हूँ और सरकार की तरफ से बजट कट किया गया है, तो विद्यार्थी का संगठन होने के नाते हमको अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। ये ट्रेंड जो है पूरी तरह से राजनीति में ख़त्म हो गया है। ये इसलिए ख़त्म हो गया है कि पहले समाज के अंदर सामाजिक आंदोलन होते थे और उस सामाजिक आंदोलन का दबाव राजनीतिक पार्टियों पर होता था, लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। आज के समय में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन के बीच में कोई ऑर्गेनिक रिलेशन नहीं बच गया है। जब तक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन के बीच में एक ऑर्गेनिक रिलेशन नहीं बनेगा, अभी आप देखिए कि किसान सभा के जो नेता हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि जो है वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं, शादी ब्याह में ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो
उनके पास कोई मॉरल राइट नहीं है किसान नेता होने का। कोई भी विद्यार्थी, जब प्रोफेसर सभरवाल की हत्या की गई, एबीवीपी ने उसको डिफेंड किया, तो उसको वो कैसे विद्यार्थी संगठन हो सकता है जो शिक्षक की हत्या को डिफेंड कर रहा हो? वो कैसे जो है विद्यार्थी हो सकता है जो रोहित वेमुला की खुदकुशी को खुद से लिया गया फैसला बता रहा हो, जबकि उसके पीछे जो है एक इंस्टीट्यूशनल रीज़न है और जो कास्ट एट्रोसिटी होती है कैंपस के अंदर, वो सवाल है। तो मैं कुल मिला करके यही समझता हूँ कि विद्यार्थियों को, नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि उनके सवाल जो वो कैंपस में उठाते हैं वो सिर्फ कैंपस के सवाल नहीं हैं, वो समाज के सवाल हैं, और इस सवाल पे उनको लोगों को गोलबंद करना पड़ेगा और उसके प्रेशर से एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करके एक नया विकल्प तैयार करना पड़ेगा। रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, उसके बाद एक रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोध थी, पहले ऐसे मामले होते थे, दबा दिए जाते थे, चुप हो जाते थे। 2 वजह, एक तो रोहित की का जो मामला आया उसके बाद, और एक सोशल साइट्स, और जिस तरह से जेएनयू में भी लगातार विरोध पर अब लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दा भी बनता जा रहा है। तो एक प्रतिरोध भी रोहित के बाद से प्रतिरोध, वो जो प्रखर तरीके का प्रतिरोध है, वो भी शुरू हो चुका है। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि न्यू मीडिया ने जो मार्जिनाइज सवाल था उसको एक स्पेस दिया है। आज हमारे पास एक टूल है जिसे हम अपनी बात को रख पाते हैं, एक बात है। दूसरी बात ये है कि कभी ना कभी मोह भंग तो होगा ना। जब नव उदारवाद लागू किया गया तो युवाओं को लगा कि भारी पैमाने पर रोजगार मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और वो आए भी। एक सेक्शन के पास वो पहुंचा भी, लेकिन एक बड़ा सेक्शन आज भी उससे अछूता है। और जो मिसरूल का आरोप बीजेपी कांग्रेस पे लगाती थी, उसके जो फंडर थे वही आज बीजेपी को भी फंड कर रहे हैं। तो आप उन हाथों को कैसे काट सकते हैं जो आपको खिला रहे हैं? तो समाज के जो असली सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल, लगातार बेरोजगारी बढ़ेगी, पीएचडी करने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसका एक असर कैंपस के अंदर तो दिखेगा, समाज के अंदर भी दिखेगा। और विद्यार्थियों के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो जो आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, उस आंदोलन में मास मूवमेंट होने की पूरी संभावना होती है। जब आप मेरे ऊपर हमला करेंगे तो हमारी और भी आइडेंटिटी है, मैं बिहारी भी हूँ, मैं जो हूँ हिंदी स्पीकिंग भी हूँ, मैं एक जो है गरीब परिवार से भी आता हूँ, तो उस तमाम सेक्शन के जो लोग हैं उनका एक एसोसिएशन भी बनता है। तो विद्यार्थी आंदोलन अगर जेन्यून तरीके से, मतलब आज के समय में जो संगठन कैडर जनरेशन मशीन बन गए हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के, उससे बाहर आकर के एक जेन्यून इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट अगर हम खड़ा कर पाते हैं, यूथ आंदोलन अगर हम खड़ा कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे इसका एक असर बनेगा। और इसकी संभावना जो है जस्टिस फॉर रोहित वेमुला आंदोलन में दिखा, जब बस्तियों से लोग निकल करके जंतर मंतर पहुँचे और एक डायलॉग जो है कैंपस के विद्यार्थियों का, कैंपस के बाहर जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं उनके बीच में एक संवाद स्थापित हो पाया। निश्चित तौर पर इसकी एक संभावना है, और उसके पीछे एक बैकग्राउंड रहा है। जो ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन चला, उसके पहले जो है एफटीआई का जो मूवमेंट चला, तो ये सारे इन सारे आंदोलनों की एक खासियत ये रही कि सिर्फ उस सेक्शन के लोग सड़क पे नहीं उतरे। जब एफटीआई का आंदोलन चला तो ऐसा ना हुआ कि सिर्फ कलाकार बोले, उसके लिए लेखक भी बोले, उसके लिए जो है दूसरे सेक्शन के लोग भी बोले। तो ये संभावना धीरे धीरे बन रही है। इस आंदोलन की धार को और तेज करना पड़ेगा। अभी विवेकानंद की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, और ये सवाल जो है युवाओं को पूछना चाहिए कि जिस युवा जयंती में, राष्ट्रीय युवा जयंती में, युवा के सवाल नदारत हों, वो कैसी युवा जयंती है? एक आखिरी सवाल करनी है कि जो 3 साल का करीब काल उनका पूरा हो रहा है, उसमें ये काम तो मोदी सरकार ने किया है कि छात्रों के अंदर उसने राजनीति करने के लिए, जो छात्र राजनीति बीच में एकदम से शिथिल हो गया था, जेएनयू आप वाला मामला हो, उसके बाद रोहित वाला मामला हो, तो इस सरकार की उपलब्धि देख रहे हैं, क्या-क्या देख रहे हैं? एक तो छात्र राजनीति को उन्होंने ज़िंदा कर दिया, अब सारे इंस्टीट्यूट में अब छात्र अपनी बात रख रहे हैं। कास्टिज़्म के इश्यू को उन्होंने फिर से छेड़ दिया है, रिजर्वेशन का मामला छेड़ दिया है, गौ हत्या को लेकर। तो लग रहा है कि एक जो जिस तरह से 10 साल 15 साल एंटी इनकम्बेंसी होती थी कांग्रेस के, इनके 3 साल के कार्यकाल में ही लोग उतनी ही तरह से एंटी इनकम्बेंसी करने लगे हैं और विरोध के स्वर फूटने लगे। देखिए, होता ये है ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो विकास की रफ्तार अगर बहुत तेज़ हो तो उसका ह्रास भी जो है उसी तेज़ी से होता है। ये एक जो है स्वाभाविक नियम है। न्यूटन भी कहते हैं कि जितना फोर्स लगेगा एंटी फोर्स भी उतना ही तेज़ी से जो है वो लगता है उसमें। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री जितना ज़्यादा सब्जबाग लोगों को दिखाए, उतनी ही जल्दी लोगों का जो है मोह भंग भी हुआ है। इतनी जल्दी किसी भी प्रधानमंत्री को अनपॉपुलर होते हुए आप नहीं देखे होंगे। और वो आदमी कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि महात्मा गांधी के प्रति का जो है माला चढ़ा रहे हैं, बापू बापू कर रहे हैं, और बापू की तस्वीर हटा करके अपनी तस्वीर लगा दे रहे हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है ये कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है।
एक फ़ायदा इनको आज भी है कि इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, चूंकि एक राजनीतिक विकल्प लोगों के पास नहीं है, तो इनको लगता है कि एनी हाउ जो है हम मैनेज कर लेंगे। इनको अगर कहीं से सशक्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है तो वो इस देश के छात्र और नौजवान हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार ने इनके ऊपर हाथ डाल करके कम से कम विद्यार्थियों को तो यूनाइट होने का एक अवसर ज़रूर दिया है। अगर ये यूनिटी आगे बनती है, निश्चित तौर पर एक चेंज आएगा। कन्हैया सिर्फ जेएनयू के छात्र ही नहीं हैं। जब इनसे बात करेंगे तो देश के तमाम मुद्दे हो, दुनिया भर के मुद्दे हो, उन पर पारखी नज़र रखते हैं और एक एक जो अहम राय होती है वो एक यूनिक होती है और उसमें समाज की भलाई छुपी होती है, वैसी राय देते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं। और राजनीतिक रूप से नफ़ा हो नुकसान हो उसकी चिंता मैंने अब तक कन्हैया को अपने साथ इंटरव्यू में करते हुए नहीं देखा है। और शायद यही वजह है कि मुझे हर मुद्दे पर लगता है कि छात्र क्या सोच रहे हैं, कन्हैया क्या सोच रहे हैं, ये लोगों के पास पहुँचे, ये बहुत अहम है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।